अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। इस्लामाबाद में जनाब क्रैकडाउन शुरू हो गया और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक किस्म का क्रैकडाउन शुरू हुआ है। और ये क्रैकडाउन शुरू हुआ है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ और उससे ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे सरकर्दा अफराद के ख़िलाफ़। और इस ऑपरेशन के शुरू होने से पहले के जो माहौल था वो बहुत ही ज़्यादा संजीदा माहौल था। इस तरह की खामोशी तारी थी शहर इक़्तिदार पर कि हर बंदा पूछ रहा था कि यार ये क्या होने वाला है। इस कदर यहाँ पर खामोशी तारी है, यहाँ पर हू का आलम तारी है। इस तरह लगता है जैसे कोई तूफ़ान आने वाला है। और फिर वो तूफ़ान आ गया और वो तूफ़ान आया भी पूरी शिद्दत के साथ है। और उस तूफ़ान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े बड़े कदावर लीडरों के जो कदम हैं उनको हिला के रख दिया है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ इस्लामाबाद के अंदर एक और ख़बर भी गर्म है। और वो ख़बर है दो अहम तरीन शख्सियात के दरमियान तनाव की, उन दोनों अहम शख्सियात के दरमियान जो है इख्तलाफात की। और उन दोनों शख्सियात का ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं है बल्कि उनका ताल्लुक़ किसी इदारे के साथ है। और ये बात सामने आ रही है कि वो दोनों इस वक्त उनके जो स्पीकिंग टर्म्स हैं वो भी ख़त्म होने के करीब पहुंच गए हैं। बड़े हैरत अंगेज़ और बड़े ख़तरनाक किस्म के इंकशाफात हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ करूंगा। और इस वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुँचाई जाएगी जो बहुत ही हद तक क्लासीफाइड थी। लेकिन उससे पहले एक बुरी खबर भी है जो यकीनी तौर पर मुझे और आपको मुतासर करने जा रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो कि वजीर आज़म पाकिस्तान हैं वो भी इस सिचुएशन के अंदर जिसे हम कह सकते हैं हिल के रह गए हैं, खौफज़दा हो गए हैं। और उन्होंने खुद इस बात का इंकशाफ कर दिया है कि हालात अच्छे नहीं हैं। और IMF ने हाथ पांव ना सिर्फ बांध दिए हैं बल्कि गर्दन भी बाल्टी के अंदर डबो के रख दी है। और उनका ये कहना है कि IMF इस वक्त हमें बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम दे रहा है। उसकी तरफ से जो आयद की जाने वाली शराइत हैं वो किसी भी सूरत ऐसी नहीं है कि जिनको तस्लीम किया जा सके। लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है कि हम उस ऑप्शन को अवेल करें। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ IMF के पास जाने का रास्ता है और इसका नतीजा पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ेगा और इसकी सियासी कीमत मुस्लिम लीग नून को अदा करनी पड़ेगी। और अगर शहबाज शरीफ साहब ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वाक़ईतन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो गंभीर है। IMF की तरफ से जो ताज़ा तरीन शर्त सामने आई है वो है सरकारी अफसरान के बारे में। और उन तमाम सरकारी अफसरान के बारे में जो सियासी जमातों के और सियासी लीडरान की ना सिर्फ चापलूसी करते हैं बल्कि उनको बहुत सारे रास्ते दिखा देंगे। पायन एले टेंडर नाल एला कम कर दो, इस वाली चीज़ को इस तरह मंजूर कर दें, कुछ 4 पैसे तुसी कमा लेना, कुछ 4 पैसे ऐसी कमा लेंगे। इस चक्कर के अंदर जो अफसरान हैं IMF का ये मानना है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसको नकेल डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि इनके असासों के, इनके बैंक बैलेंस के ऊपर भी कड़ी नज़र रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ना सिर्फ इन अफसरान के लिए जो 17 ग्रेड से ऊपर हैं इनको ना सिर्फ अपने असासों को सालाना बेसिस पर डिक्लेयर करना पड़ेगा बल्कि इनके बैंक बैलेंस के ऊपर भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और FBR और दीगर इदारे यूं खुर्दबीने लगा के बैठेंगे। और IMF के इस मुतालबे पर हुकूमत ने ना सिर्फ फौरी तौर पर घुटने टेके हैं बल्कि मुतल्लिका इदारों को हदायत भी जारी कर दी हैं। इसके साथ साथ जो बहुत बड़े ख़तरात हैं जो इस वक्त सर उठा रहे हैं जो पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, वो 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां से हुकूमत बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू कमाती है। सीधी सी बात है, एक पेट्रोल के ऊपर हुकूमत पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी लेती है और दीगर टैक्सेस भी। अब IMF ने कहा है कि जनाब 17% GST भी लें। अब इस चक्कर के अंदर बहुत सारी पेट्रोलियम जो कंपनियां हैं वो बैरून मुल्क से पेट्रोल मंगाती हैं और अब ये जो क्रूड ऑयल है ये मंगवाती हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ ऑयल रिफाइनरीज उनको साफ़ करती हैं और फिर वो आगे पूरे मुल्क में उनकी तरसील होती है। अब ये जो ऑयल इंपोर्ट है ये होती है डॉलर्स में और यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन होती है रुपीस में। और डॉलर्स चूँकि हर रोज़ जो है वो जंप कर रहा है। आज भी डॉलर ओपन मार्केट के अंदर तकरीबन 280 रुपए के ऊपर फ़रोख्त हो रहा है और इंटर बैंक के अंदर भी 5 रुपए उसकी कीमत में इजाफा हुआ है, तकरीबन 274 रुपए पर डॉलर चला गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये मुल्क के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक बहरानी कैफियत पैदा होने जा रही है, क्योंकि 2 ऐसी ऑयल रिफाइनरीज हैं जिनके पास अब काम नहीं है और वो बंद होने के करीब पहुंच गई हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जो ऑयल परचेजिंग कंपनीज़ हैं वो अब पेट्रोल और ये जो दीगर चीज़ें हैं इनको मंगवाने से ज़रा थोड़ी सी हिचकिचा रही हैं। और इसका मतलब ये है कि सूरत हाल ज़रा थोड़ी सी संगीन हो रही है। और दूसरा सेक्टर जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में और हुकूमत उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करती है, वो है टेलीकॉम सेक्टर।
टेली कॉम सेक्टर के अंदर ब्रॉडबैंड की सर्विसेज भी आती हैं, हमारी डेटा सर्विसेज भी आती हैं, हमारी कॉल सर्विसेज भी आती हैं, और मुख्तलिफ टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, बल्कि एक कंपनी ने तो अपने आप को फॉर सेल कर दिया है, टेलीनॉर ने। अब आज की सिचुएशन ये है कि इन चारों कंपनीज़ के मतलब 4 कंपनीज़ ऐसी हैं जो पाकिस्तान के अंदर जिनका सबसे ज़्यादा कारोबार फैला हुआ है, जिसके अंदर जैज़ है, जिसके अंदर जनाब PTCL है, टेलीनॉर है और GSMA। ये जो कंपनीज़ हैं इनकी तरफ से और इनके CEOs की तरफ से हाथ खड़े करने का ऐलान कर दिया गया बाज़ाब्ता तौर पर। उन्होंने कहा जनाब बात ये है कि हम ये जो सर्विसेज हैं ब्रॉडबैंड की ख़ास तौर पर ये हम परचेज़ करते हैं, हमें डॉलरों में पे करना पड़ता है, यहाँ पर आपके टैक्सेस हैं जो हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, करेंसी डीवैल्यू होती जा रही है, और इसके अलावा हमें मुख्तलिफ मद्दात के अंदर मिसाल के तौर पर लाइसेंस फ़ीस है, 4G सर्विसेज हैं, इन तमाम के जो पैसे हैं और मुख्तलिफ इंस्टॉलमेंट्स जो हमने कराई हुई हैं वो हमने डॉलर्स में आपको पे करनी है, और वहाँ से भी हमने डॉलर्स में आगे जो सर्विसेज को पैसे देने हैं उनको भी डॉलर्स में देने हैं। रेवेन्यू हम रुपीज़ में इकट्ठा करते हैं, और उस पर उन्होंने जो है मुख्तलिफ जो ऐसे इदारे हैं उनके सरबराहान की तरफ से कुछ ट्वीट्स भी सामने आए हैं जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उन ट्वीट्स के अंदर उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया है। आमिर हफीज़ इब्राहिम साहब हैं, वो ये कहते हैं कि पाक रुपी डेवल्यूशन हैज़ jeopardized the business case for telecom companies as our license fees and interest on installments are pledged with US dollars. Last year 50% license renewal fee cost us Pak rupees 44.5 billion, and this year just 10% installment alone cost over पाक रुपीज़ 13 बिलियन। यानी उनका ये कहना है कि रुपए की गिरती हुई कदर ने हमारे लिए कारोबार करने के जो मौके हैं वो बहुत हद तक कम कर दिए हैं। हमें मुख्तलिफ लाइसेंसेस की फ़ीस और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो हम अदा करते हैं वो हम US डॉलर्स में अदा करते हैं, और लास्ट ईयर हमने जो 50% लाइसेंस रिन्यूअल फ़ीस अदा की थी वो तकरीबन 44 अरब 50 करोड़ रुपए बनती थी, लेकिन इस मरतबा सिर्फ 10% इंस्टॉलमेंट की जो कॉस्ट है वो बन रही है 13 बिलियन रुपीस। और साथ साथ जो मुख्तलिफ और लोग हैं जिसमें इरफान वहाब खान साहब हैं, उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, हतीम बमा तराफ इन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, और जूलियन गोरमैन ये भी CEO है, इन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर इसी बात की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि जनाब हमारे लिए कारोबार करने के इम्कानात कम होते चले जा रहे हैं, और अगर इस सिचुएशन ने प्रिवेल किया तो हुकूमत की तरफ से ये जो इनिशिएटिव है डिजिटल पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के आवाम को जो इंटरनेट की सर्विसेज फराहम की जा रही हैं इसके अंदर, और ये जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाली जो कॉल सर्विसेज हैं इसके अंदर बहुत बड़ा तातुल आ सकता है, और इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू स्ट्रीम हुकूमत की और कम होती चली जाएगी। ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन है जहाँ से इस वक्त मैं और आप हम लोग गुजर रहे हैं, और हुकूमत नुबुर्द आज़मा होने की कोशिश कर रही है, लेकिन हालात ऐसे ख़राब होते चले जा रहे हैं कि कोई भी चीज़ काबू में नहीं आ रही, और एक जानिब पॉलिटिकल टर्मोइल है, दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से डायलॉग की कोशिशें हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकार कर रही है, इकॉनमी दिन ब दिन कम होती चली जा रही है, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जो हैं वो गिरते चले जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इख्तियार करते चले जा रहे हैं, और इस सूरत हाल के अंदर ये जो खबर जिससे मैंने आपसे गुफ्तगू का आगाज़ किया था, ऐसी सिचुएशन हमारे सामने डेवलप हो जाए तो मामला और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। पहले बात करते हैं वो लड़ाई की जिसका ज़िक्र अभी मैंने आपके सामने किया। 2 अहम तरीन शख्सियात, 2 ताकतवर तरीन शख्सियात की लड़ाई, और इस लड़ाई के हवाले से ये बताया जा रहा है कि जनाब मुख्तलिफ मामलात थे, और जो जिसे हम कह सकते हैं कि जो हिस्से का मामला है वो कुछ सामने आ रहा है कि जनाब मेरा हिस्सा ना बनता सी तू है ना दे रहा है, इस किस्म की कोई सिचुएशन है। लेकिन ये ख़बर की सदाकत के ऊपर मुझे कुछ इतना ज़्यादा जो है नहीं एतबार, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि आदिल राजा एक ऐसा नाम हो चुका है पाकिस्तान के अंदर जिसकी कही हुई बात की सेहत के ऊपर जो है वो बात ही नहीं की
جا سکتی، کیونکہ ان کا مطمئن نظر صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو کس طریقے سے دباؤ میں لے کے آنا ہے عمران خان کے کہنے پر۔ عمران خان اگر ڈرٹی ہیری کا ذکر کریں گے، یعنی میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کا ذکر کریں گے، تو عادل راجہ کے ہر ایک ٹویٹ میں اور ہر ایک ویلاگ کے اندر آپ کو میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کا ذکر آئے گا۔ اگر وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر بات کریں گے تو آپ کو ہر ایک خبر کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی کا ذکر نظر آئے گا، اور ان کے ہر ٹویٹ کے اندر اس بات کا ذکر آئے گا، اور وہ مسلسل بغیر روک ٹوک کے وہ اپنا یہ والی جو ایک مہم ہے اس کو چلائی چلے جا رہے ہیں۔ اور میں حیران ہوں کہ ایک بندہ برطانیہ میں بیٹھ کر بک بک کر رہا ہے اور اس کی بک بک کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ یار میں تو حیران ہوں کہ جو ماضی کے اندر تو کم از کم ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کوئی بندہ ذرا سی بات کرتا تھا تو بلکہ بات کرنے سے پہلے بندہ 10 مرتبہ سوچتا تھا کہ یار مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہاں پر نہ صرف باتیں ہو رہی ہیں بلکہ ایسے گھٹیا اور غلیظ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ جن کا جواب بھی دینا بندہ کہتا ہے یار ایس پاگل دا میں کی جواب دوں، لیکن اس کے باوجود وہ جو پروپیگنڈا ہے، یہ جو ففتھ جنریشن وارفیئر ہے، یہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ کسی جگہ پر رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ بہتر تو کبرا خان اور محوش حیات رہ گئی ہیں، جنہوں نے نکیل ڈال کے رکھ دی، جنہوں نے عادل راجہ سے ناک کی لکیریں بھی نکلوائیں، معافی بھی مانگی، اور وہ ایسا اب چپ کر کے بیٹھا ہے کہ مجال ہے ان کے آگے کوئی بات کر سکے۔ لیکن یہاں پر سب کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھتا ہے آ کے بات کر دیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے اٹھتا ہے وہ الزام دھر دیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھتا ہے تو اپنا گٹر کا ڈھکنا کھولتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اور ایسی سچویشن کے اندر اگر کسی کا کوئی نوٹس لے لیا جائے تو اس کے بعد پھر بام شروع ہو جاتی ہے، پھر جو ہے وہ کوئی روکنے ٹوکنے والا ہی نہیں ہوتا۔ اس سچویشن کے آگے کسی نہ کسی کو آگے بڑھ کر بند باندھنا پڑے گا، عادل راجہ کو برطانوی عدالتوں کے اندر لے کے جانا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ اس کو عدالتوں کے اندر نہیں لے کے جائیں گے تو یہ جو جھوٹ کا پروپیگنڈا ہے یہ آگے بڑھتا رہے گا۔ اس کے یہ جو خاموش مجاہدین کا اس نے ایک فریب سا رکھا ہوا ہے وہ سارے کا سارا اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ ادروائز سبسٹنس، دیکھیں خبر کے اندر کوئی سبسٹنس ہوتا ہے، جب تک آپ کے خبر کے اندر کوئی خبریت نہیں ہے، کوئی سبسٹنس نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تب تو آپ کی بکواس صرف بکواس ہی رہ جائے گی۔ لیکن اگر آپ کے پاس مواد ہے، ٹھوس چیز موجود ہے، تب آپ کی بات کے اندر وزن بھی آئے گا، اور اگر آپ کو کوئی بھی کورٹ آف لا بلائے گی تو آپ کہیں گے جناب میرے پاس اس بات کا یہ ثبوت ہے، یہ پکڑیں ثبوت، ختم ہوگی بات۔ لیکن جب ایسی سچویشن نہیں ہوگی پھر جو ہے پروپیگنڈا چلے گا، اور پروپیگنڈا عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی جماعت کو سوٹ کرتا ہے، لہٰذا وہ پروپیگنڈا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کو آگے کسی جگہ پر روک ٹوک نہیں ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ بھی اپنی تاریخ کے اس وقت سب سے زیادہ خطرناک موڑ پہ موجود ہے، اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا جو کریک ڈاؤن ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے قداور لیڈر، وہ ان کا جو سامان ہے نا یوں گٹھڑیاں باندھ کے بار بار پھینکا جا رہا ہے کہ چکو اپنا سامان تے نکلو، اس قسم کی سچویشن بنی ہوئی ہے۔ آج ایک خوفناک قسم کا آپریشن ہوا، اور یہ آپریشن جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ اس کے لیے اس کی مثال میرا نہیں خیال کے مد میں، کیونکہ کوئی بھی بندہ جس میں تھوڑی سی بھی وہ شرم غیرت ہو نا تو وہ 1 نوٹس 2 نوٹس 3 نوٹسز کے بعد اپنا جو مکان ہے وہ خالی کر دیتا ہے۔ عام آدمی جس کو جو بھی کرائے پہ رہتا ہے میرے آپ کے سمیت، اس کو مالک مکان کہہ دینا ہے کہ یار یہ پکڑے 1 مہینے کا نوٹس، تو آگے سے وہ کہتا ہے کہ جناب تھوڑا جا ٹائم دے دو، من جدو ملے گا میں چلا جاؤں گا، مہینہ نہیں 1.5 مہینہ لگ سکتا ہے، 2 مہینے لگ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے باوجود وہ پسیٹی مار کے بیٹھا رہے، پاسبل نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ پچھلے سال اپریل کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے استعفے دے دی، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کے باوجود سرکاری مرات بھی لیتے ہیں، پارلیمنٹ لاجز پہ بھی قبضہ رکھتے ہیں، منسٹر انکلیو پہ بھی قبضہ رکھتے ہیں، سرکاری گاڑیاں بھی اپنے پاس رکھتے ہیں، سرکاری ڈرائیور بھی اپنے پاس رکھتے ہیں، پولیس کی گارڈ بھی اپنے پاس رکھتے ہیں، اور کوئی بھی چیز واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت قانون کی حکمرانی یاد نہیں آتی، لیکن اب جب قانون حرکت میں آتا ہے پھر ان کی چیخیں نکلتی ہیں۔ فاروق حبیب وزیر رہ چکے ہیں، اور 3 مرتبہ نوٹس ملا فاروق حبیب کو کہ بھائی یہ پارلیمنٹ لاجز کے اور یہ جو منسٹر انکلیو میں آپ کا بنگلہ اس کو خالی کرے، نہیں کیا۔ اور پھر آج پولیس نے، اسلام آباد پولیس نے جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں ان کے آرڈرز کے اوپر آپریشن کیا، اور پی ٹی آئی کے یہ جو تمام اراکین اسمبلی ہیں ان سے زبردستی پارلیمنٹ لاجز خالی کرائے، زبردستی
सामान उठा के बाहर फेंके, गठड़ियाँ बांधी गई, किसी ने को अपना कंबल रखा हुआ था, किसी ने अपना कुछ सामान रखा हुआ था, वो बांधा गठड़ियों में बाहर रख दिया कि भाई ने आओ अपना सामान दे चुक के ले जाओ। ये सिचुएशन है। अब इसके ऊपर बंदा आप क्या कह सकता है? भाई आपको हर एक चीज़ पे एतराज़ है, सामने गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, सड़ते मुकदमे क्यों पा रहे हो, हमें एक अदालत से दूसरी अदालत में क्यों लेके जा रहे हो? भाई आपके करतूत ही ऐसे हैं, और क्या बंदा कह सकता है? इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आपके आगे बंद नहीं बांधा जाएगा, आपको रोका नहीं जाएगा, तो आप ऐसी ही हरकतें करते चले जाएंगे। और ये जो ऑपरेशन है, मैं ये कहता हूँ कि इस ऑपरेशन का दायरे को बढ़ना चाहिए। ये तमाम लोगों को जो है इनको पता चलना चाहिए कि यार ये जो स्टेट है, ये स्टेट टुथलेस स्टेट नहीं है। स्टेट की अपनी एक पावर है, अपनी एक रिट है, जिसको किसी भी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। और अगर जो चैलेंज करेगा उसको फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब इनको मज़ा आएगा जब अब स्टेट आ गई है ना, सामने खड़ी हो गई है। अब ये जो है वो टुथलेस अपोजिशन का रोल प्ले करेंगे। अब ये सॉरी करेंगे, अब ये माफ़ी मांगते फिरेंगे, अब ये ट्वीटें करेंगे, अब ये सोशल मीडिया पर को दोबारा से नई को गेम चलाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ऐसी ही है जैसे मैंने आपको बताया, और दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। अभी और भी बहुत सारे लीडर्स के ऊपर ये काम होने जा रहा है। बहुत सारे लीडर्स की लाइनें लगी हुई हैं, मुकदमात बन रहे हैं, और केपीके में वो कहते हैं ना, इट पुट्टो स्कैंडल निकल रहा है। जिस फाइल को हाथ डाले आगे से पता चलता है कोई यार यहाँ से क्या किया है। हत्ता के एपेक्स कमेटी में बुलाया गया तो शौकत यूसुफजई ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं कि हम इस वजह से नहीं गए कि हमसे 417 अरब रुपए का हिसाब मांगा जाएगा। भाई 417 अरब रुपए खा गए, हिसाब तो देना है ना। हिसाब दिए बगैर कहाँ से जान छूटनी है? हिसाब तो होगा, हिसाब देना भी पड़ेगा, पता भी चलना चाहिए कि पैसे कहाँ गए। आए थे जो है इफेक्टीज जो है उनके लिए, जो दहशतगर्दी का शिकार लोग थे उनके लिए पैसे आए थे। आपके पेट भरने के लिए, इमरान खान के धरनों के लिए, इमरान खान के जलसों के लिए पैसे नहीं आए थे। वो पैसे आए थे गरीबों के लिए, वो पैसे आए थे जिनके कारोबार तबाह हो गए, ये पैसे आए थे जिनके घरों पर बमबारी हुई है, वो पैसे आए थे जिनके स्कूल तबाह हुए, उनके लिए थे। ये उनके लिए नहीं थे, ये आपके लिए नहीं थे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आपको देखना पड़ेगा कि इस पार्टी का आगे कहाँ तक पहुँचता है नतीजा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।